जेईडी का मतलब होता है जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। ओके, तो आप बोलेंगे कि इससे पहले रैड मॉडल था, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और उससे पहले इटरेटिव, स्पाइरल, ये सारे मॉडल थे। तो इस मॉडल की ज़रूरत क्यों आन पड़ी कि आपको ऐसा जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल भी लाना पड़ा? तो इसके पीछे भी एक थिंग है कि ये थिंकिंग है, ये नॉलेज के लिए मैं बोल रही हूँ कि ये सारे मॉडल जो थे पहले हमने सीखे, प्रोटोटाइप हो, वाटरफॉल मॉडल हो, ये बेसिक मॉडल थे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किए जाते थे। लेकिन जेईडी मॉडल एक ऐसा अप्रोच प्रोवाइड कर रहा है आपको कि आप बड़े बड़े बिजनेस के लिए, बड़े बड़े मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तब आप इस मॉडल को यूज़ करिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ, आप यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर बना रही हो तो आप जेईडी मॉडल का यूज़ करोगे। तो आप बोलेंगे कॉलेज के लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो जेईडी मॉडल का यूज़ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज की सीमाओं तक हमें कम डेटा रहेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स कम रहेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे यूनिवर्सिटी के अंडर कई कॉलेजेस आते हैं, तो वो कई कॉलेजेस का डेटा सेव करने के लिए हम एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं, या किसी बैंक के लिए बना रहे हैं जिसके अंडर कई सारे कस्टमर रहेंगे, उनके ट्रांजैक्शन होंगे। तो ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जब कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो या कोई सिस्टम बना रहे हो, तब आप जेईडी मॉडल का यूज़ करते हो। ठीक है, जेईडी मॉडल को हम जेईडी सेशन भी बोलते हैं। जेईडी मॉडल में ख़ास तौर पे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये दोनों फेजेस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो टेक्निकल मेंबर की टीम होती है, उसके साथ साथ जो कोडिंग स्पेशलिस्ट होते हैं, उसके साथ जो एक्सपर्ट पर्सन होते हैं जो कि टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, एज वेल एज मैनेजमेंट के जो भी पीपल है जो कि वो प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो सारे मेंबर मिलके एक सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। और उसमें ये सारे फेजेस में लूँगी, लेकिन ये सारे मेंबर मिलके उस पर सोचते हैं, बाद में रिक्वायरमेंट से ज़्यादा एक सॉफ्टवेयर में देने की कोशिश करते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट मेन और असली रिक्वायरमेंट जो कस्टमर से आई थी उससे कहीं ज़्यादा उनके सॉफ्टवेयर में उनको मिलेगा। तो ऐसा भी कहा जाता है कि इस मॉडल में क्लाइंट अप्रूवल रेट बहुत ही ज़्यादा होता है। अब क्लाइंट अप्रूवल रेट क्या होता है कि आपके क्लाइंट को आपका जो बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है वो उसमें वो चेंजेस करने के लिए नहीं बोलता, बाद में फिर से या कंटिन्यूसली वो चेंजेस करने के लिए नहीं बोलता। जैसा मॉडल आपने उसको बना के दिया है वो इफ़ेक्टिव होता है, उसके रिक्वायरमेंट से कहीं ज़्यादा आपने उस मॉडल में दिया होता है, तो वो जैसा भी मॉडल है वो एक्सेप्ट कर लेता है, चेंजेस करने को नहीं बोलता। ये जो जेईडी मॉडल है वो 1970s में IBM कंपनी के जो डॉक्टर थे, 2 डॉक्टर थे, उन्होंने बनाया था, और ये बहुत इफ़ेक्टिवली आज तक काम कर रहा है। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेस के लिए और बड़े बड़े मैनेजमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए ये मॉडल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको, इसमें क्लाइंट अप्रूवल रेट ज़्यादा रहता है। MCQ के लिए आपको ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि किस मॉडल में क्लाइंट अप्रूवल रेट ज़्यादा रहता है, और ये फास्ट भी होता है, इसका प्रोडक्ट फास्ट आता है, और ये प्रोसेस भी बहुत फास्ट होती है क्योंकि इसके अंडर बहुत सारे मेंबर काम कर रहे होते हैं। कोडिंग के लिए अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, टेस्टिंग के लिए अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। बाद में हर एक डिपार्टमेंट के हर एक अच्छे बेहतर इंसान को लिया जाता है ये प्रोजेक्ट को हैंडओवर करने के लिए या प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। फेजेस को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट है आपकी स्लाइड के ऊपर, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस यूज टू कलेक्ट business requirement while developing new information system for a company. The JED process may also include approaches for enhancing user participation, expediting development and improving the quality of a specification. तो जो भी मैंने आपको पहले बताया था कि JED मॉडल बड़े टाइप के प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाने हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम बनानी है, न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम बनानी है, पुरानी वाली का
लेके सब मटेरियल नहीं बनानी है, कुछ न्यू इन्वेंट करना है, न्यू अप्रोचेस लाने हैं, उसमें भी अपग्रेडेशन लाने हैं, तो आप जेईडी का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पार्टिसिपेशन होगा जो कस्टमर है उनका भी, जो यूज़र है उनका भी, और ये स्पेसिफिकेशन की क्वालिटी बढ़ाती है। ठीक है, जिससे आपको डायरेक्टली हेल्प होगी कि आपका डेवलपमेंट हो, आपके सॉफ्टवेयर का, आपके प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, इसीलिए आप रिक्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस्ड रहते हो। सबसे पहला फेज़ होता है ऑब्जेक्टिव डिफाइनिंग, कि आपके सॉफ्टवेयर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, किस लिए ये काम करेगा। तो ये वाली चीज़ जो होगी वो ऑब्जेक्टिव डिफाइनिंग ये फेज़ में आएगी। यहाँ पर जो स्टेक होल्डर होगा, यानी कि जो आपके पास का आपका जो कस्टमर होगा, उनको हम स्टेक होल्डर बोलेंगे। यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट पर्सन होंगे, एक स्टेक होल्डर होगा, एक फैसिलिटेटर होगा। ठीक है, स्टेक होल्डर का मतलब होगा कि जिसको आपको सॉफ्टवेयर बना के देना है या जिसे सॉफ्टवेयर चाहिए वो होगा स्टेक होल्डर, और फैसिलिटेटर वो होगा जो कंपनी की ओर से सॉफ्टवेयर बना के देने के लिए जो भी कस्टमर है उनकी रिक्वायरमेंट जानेगा। सबसे पहले जो कस्टमर से मिलेगा वो होगा फैसिलिटेटर। ठीक है, इन दोनों का कम्युनिकेशन होके यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट स्टेक होल्डर फैसिलिटेटर को बताएगा, फैसिलिटेटर उनको 1 बाय 1 नोट डाउन करेगा और स्टेक होल्डर को मदद करेगा कि वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट क्लियरली बताए। ठीक है, और फैसिलिटेटर के पास कई सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है, जैसे कि उसको नॉलेज होनी चाहिए नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, और सारी चीज़ों के बारे में जो भी सॉफ्टवेयर स्टेक होल्डर उसे बनाने के लिए बोल रहा है उससे रिलेटेड उससे थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसे हम बैकग्राउंड ऑफ सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सब पता होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव को पता करना उसका काम होगा फैसिलिटेटर का, कि इस प्रोजेक्ट का स्कोप आगे जाके क्या होगा, आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगा, कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या होगे इस प्रोजेक्ट के। तो इन सारी चीज़ों की लिस्ट और रिक्वायरमेंट की लिस्ट फैसिलिटेटर बनाएगा, स्टेक होल्डर से जो आई गई रिक्वायरमेंट है उनकी लिस्ट। ओके, ये होगा फर्स्ट उसका स्टेप, या ये कह लीजिए फर्स्ट फेज ऑब्जेक्टिव डिफाइनिंग। यहाँ पर उसे पता चल जाएगा कि उसे सॉफ्टवेयर किस चीज़ का बनाना है या किस चीज़ के लिए बनाना है। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव पता चल जाएगा। सेकेंड फेज होगा प्रिपरेशन ऑफ सेशन। यहाँ पर फैसिलिटेटर क्या करेगा, अब जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिली है उसे सारे टीम मेंबर में फैलाने के लिए या कह लीजिए बताने के लिए वो क्या करेगा, एक सेशन को ऑर्गेनाइज करेगा या एक सेशन को प्रिपेयर करेगा। तो उस सेशन में वो क्या करेगा, वो उसका ऑर्गेनाइज़र होगा, और जो कि रिक्वायरमेंट उसे आई थी कस्टमर से वो क्या करेगा, उन रिक्वायरमेंट की कॉपीज़ बनाएगा और वो कॉपीज़ टीम मेंबर को दे देगा। टीम मेंबर को इकट्ठा बुला के, जो भी टीम उस सॉफ्टवेयर के लिए काम करने वाली है उनको इकट्ठा बुला के वो सारी चीज़ों की लिस्ट उनके पास स्प्रेड कर देगा। स्प्रेड करने के बाद क्या होगा, अब वो लिस्ट पढ़ के उन टीम मेंबर को पता चल जाएगा कि ये सेशन किस लिए है, किस तरीके का कस्टमर को सॉफ्टवेयर बनाना है। तो इस चीज़ों का एक बैकग्राउंड उन सारे टीम मेंबर को पता चल जाएगा। ठीक है, कौन से फेज़ में, प्रिपरेशन ऑफ सेशन में। ठीक है, अब फैसिलिटेटर ने वो लिस्ट सब में बांट दी तो वो भी इस सेशन का एक पार्टिसिपेंट बन जाएगा या एक मेंबर बन जाएगा। ठीक है, और वो इशू पॉइंट आउट करेगा। इशू पॉइंट आउट करेगा मतलब अब इस सॉफ्टवेयर में रिलेटेड कौन से प्रॉब्लम्स या इशू होंगे वो सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करेगा फैसिलिटेटर, और सारे लोग इन चीज़ों पे डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये स्टार्ट करने का जो भी फेज़ है उसको हम कंडक्टिंग द सेशन ये बोलेंगे। ये थर्ड वाला फेज़ होता है जहाँ पर सेशन स्टार्ट हो जाता है। अब फैसिलिटेटर टीम का मेंबर हो गया है, पार्टिसिपेंट हो गया है, और वो इशू पॉइंट आउट कर रहा है। और क्यों इशू पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि उसे एरर फ्री सिस्टम बनानी है, क्योंकि उसने खुद कस्टमर से बात की है तो क्या प्रॉब्लम्स आएगी वो कस्टमर ने भी उसे बताई हैं, तो ये सारी चीज़ों को भी वो पॉइंट आउट करेगा। ठीक है,
अब पूरा सेशन होने के इस सेशन में क्या होगा कि कंडक्टिंग सेशन में सारे लोग अपने अपने पॉइंट रखेंगे, अपने अपने एरर सॉल्व करेंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी चीज़ों का विचार करेंगे और बाद में जो भी चीज़ें निकली इस सेशन से उसे राइट डाउन करके एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में, एक फ़ाइल के रूप में एक फ़ाइल के अंदर सेव करके रखेंगे और उस फाइल को सारे लोग अप्रूव करेंगे कि हमने ये डिस्कशन में जो भी सॉफ्टवेयर मेकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी उनको पॉइंट आउट किया, उनको सॉल्व किया है। किसी ने प्रॉब्लम निकाली, किसी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, किसी ने कोई चीज़ों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पर टेक्निकली नॉन टेक्निकली सारे टीम मेंबर में सारे लोग होते हैं, जैसे कि कोडर भी होंगे, टेस्टर भी होंगे। तो ये सारे लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी सारे लोग होंगे जो कि प्रोजेक्ट का टेक्निकल इकोनॉमिकल सारा स्ट्रक्चर देखेंगे और बाद में जो भी निकलेगा वो लिख के एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रख देंगे। तो वो होगा लास्ट वाला फेज़ जो कि 4th फेज़ है, डॉक्यूमेंटेशन। तो ये था JED मॉडल।